Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 4th of March 2025. I am Nilesh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगी आज के सेशन में और एक एडिटोरियल आर्टिकल भी रहेगा रिसेंट इंटरनेशनल इश्यूज पर। सबसे पहले हम चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सबसे पहली हमारी जो न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स मेजर्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। जो ऑनलाइन कंटेंट को लेकर के वल्गैरिटी या मैं कहूं फिल्दी लैंग्वेज का जो कंट्रोवर्सी इश्यू या सोसाइटी को एक डाउन साइड में लेकर के जाने वाला जो कंटेंट है वो स्पेशली इंडियन सोसाइटी के लिए एक हेडेक बन चुका है ना। तो अब आप सबको ध्यान होगा कि इंडिया गॉट लैटेंट का एक शो था, उसमें कुछ लोगों ने फिल्दी लैंग्वेज यूज की, वो काफी गंदी लैंग्वेज थी। उसी को लेकर के कई जगह पर पुलिस ने एफआईआर की, लोगों ने करवाई, उस पर हियरिंग स्टार्ट हुई, अरेस्ट वारंट इश्यू हुए, बहुत कुछ हुआ उन लोगों के अगेंस्ट में। अब उसी की हियरिंग चल रही थी तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन इसमें दिए हैं और इसमें आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे आज के सेशन में कि जो पर्सन थे जिनके अगेंस्ट में एफआईआर थी उनके वकील के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और गवर्नमेंट की तरफ से जो तुषार मेहता सर जो प्रेजेंट हुए तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे। सबसे पहला तो हम एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सर ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। वो कहते हैं कि ह्यूमर इज एन आर्ट। तो जो ह्यूमर है, जो सटायर है, वो एक आर्ट है और ह्यूमर इज समथिंग दैट द एंटायर फैमिली कैन एंजॉय। पूरी फैमिली उसको एंजॉय कर सके तो आर्ट है। तो आर्ट को तो भाई पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है और किसी को क्या ना फील हो, एम्बेरसमेंट फील ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो, दैट इज टैलेंट। उसको कहते हैं टैलेंट। मींस अगर किसी को आप अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, एम्बेरस्ड फील करवा रहे हो तो वो टैलेंट तो नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज इज नॉट टैलेंट। गंदी लैंग्वेज यूज करना कोई टैलेंट है? आप बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो छपरी टाइप के लोग होते हैं, जाने कौन कौन सी गालियों का अब्यूजेस को वो यूज कर सकते हैं। तो क्या आप उसको कोई टैलेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। सो टैलेंट इज यूजिंग ऑर्डिनरी वर्ड्स टू प्रोड्यूस ह्यूमर। हाँ, आपके जो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं, जो मींस एक सभ्य समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो यूज होते हैं, अगर आप उन वर्ड्स को यूज करके कोई ह्यूमर, कोई सटायर क्रिएट करते हो तब उसमें टैलेंट है, क्योंकि आपने उन सिंपल वर्ड्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट किया। तो आगे लिखते हैं कि वी हैव एक्सीलेंट कंटेंट कॉमेडियंस इन बॉलीवुड, राइटर ऑफ ह्यूमर। बॉलीवुड में बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, कॉमेडियंस हुए हैं, जिन्होंने कभी भी फिल्दी लैंग्वेज यूज नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, उनको यूज किया। अब यहां से पता चलता है कि देखो, लोग अपने आप को सोशल मीडिया में, ओटीटी में जो है फेमस करने के लिए कहीं तक भी जा रहे हैं। मीन्स कितनी भी हद तक वो गिर जा रहे हैं, उनके गिरने की कोई लिमिट ही नहीं दिखाई दे रही है। इतने वो भूखे और अंधे हो चुके हैं कि अपने आप को फेमस करने की दौड़ में। फिर यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स रेगुलरिटी मेजर्स। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस फिल्दी लैंग्वेज और इस सब के लिए, वल्गैरिटी के लिए हमें कोई ना कोई एक रेगुलेशन लाना होगा जिससे कि हम इस लैंग्वेज को और इस वल्गैरिटी को ऑनलाइन कंटेंट पर रोक सकें। बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत एम्फसाइजेस अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमर एंड परवर्सिटी। तो उन सब दोनों में उन्होंने डिस्टिंक्शन की भी बात की है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलरिटी मेजर्स, इनका जो रेगुलरिटी मेजर्स की बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही है वो क्यों है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, मेजर एम। मेजर एम क्या है भाई? मेजर्स एम टू अलाइन प्रोग्राम्स विद नॉन मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कई बार ये बात आती है, अरे सर हम इंडिया में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है।
भाई आप इंडियन सोसाइटी में बात कर रहे हो, इंडियन सोसाइटी के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और आपका जो टारगेटेड प्राइम कंटेंट है और जो आपका जो प्राइम व्यूअर्स हैं आपके, वो तो सब इंडियन सोसाइटी के हैं। तो इंडियन सोसाइटी में जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप सबको क्या होने फॉलो करने होंगे। इंटेंडेड एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लगानी पड़ेंगी, किसके लिए? डिसेंसी और मोरालिटी के लिए। अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस न रही तो लोग इस सोशल मीडिया पर जाने कितनी गंद फैला सकते हैं। फिर है कि कोर्ट सीक्स अ हेल्दी डिबेट विद स्टेक होल्डर इनपुट्स। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी लोग इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कॉमन पीपल हैं, सोसाइटी है, जो आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सेंसरशिप वाले हैं, सोशल मीडिया में और भी जो इंटरमीडियरीज हैं, है ना, जो बड़े बड़े इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से भी व्यूज लिए जाए और कुछ मेजर्स को प्रिपेयर किया जाए, रूल्स बनाए जाए, जिससे कि क्या हो, ये जो वल्गैरिटी है, जो फिल्दी लैंग्वेज है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। केस की बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो यूट्यूबर जो रणबीर अलाहाबादिया है उनको लेकर के केस चल रहा था। इसमें ऑर्डर, उनको इंटरिम प्रोटेक्शन बेल वगैरह मिल चुकी थी और उसी को लेकर के ये हियरिंग चल रही थी। उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। अब आपको जान करके जो है काफी एंजॉय भी करेंगे आप, है ना, आपको लगेगा भी कि हाँ देखो कैसे जो एडवोकेट्स होते हैं अपने क्लाइंट के लिए या स्टेट के लिए आर्गुमेंट करते हैं। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़, ठीक है, एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़, ये हमारे जो फॉर्मर सीजीआई जो थे चंद्रचूड़ साहब, उन्हीं के बेटे हैं। ये किसकी तरफ से है? ये है अलाहाबादिया की तरफ से। इनका आर्गुमेंट ये था कि क्लाइंट हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्हें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर की बात नहीं थी। बैन अफेक्ट्स हिज लिवलीहुड 280 एम्प्लॉयज, इन्होंने ये कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर उनको नहीं है और अगर उन पर परमानेंट बैन लग जाएगा उनके कंटेंट पर, उनके शो पर, तो उनकी लिवलीहुड की चिंता हो जाएगी, वो कहां से अपना धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, और उनके पास काम करने वाले 280 एम्प्लॉयज हैं, उनकी भी लिवलीहुड खतरे में पड़ जाएगी। तो उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमर शुड बी एंजॉयबल फॉर फैमिलीज विदाउट एम्बेरसमेंट, यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज इज नॉट टैलेंट। ये आपको पहले भी बताया। जस्टिस कांत, अब जो सूर्यकांत सर हैं, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनका देखो क्या स्पीच है कि ह्यूमर इज एन आर्ट, टैलेंट लाइज यूजिंग ऑर्डिनरी वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमर नॉट वल्गैरिटी। तो यहाँ पर ये जो तुषार मेहता सर हैं उनसे सहमत दिख रहे हैं जज साहब, है ना। अब कोर्ट की रूलिंग कैसी आएगी उसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोल दिया कि ठीक है, जो इलाहाबादिया है वो अपना शो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो मोरालिटी है और डिसेंसी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्ट्रांगली, ठीक है, और वो ऐसा कोई कंटेंट यूज नहीं करेंगे जो मोरालिटी डिसेंसी इसके अगेंस्ट में हो। एन अंडरटेकिंग उनको देनी पड़ेगी लिखित में कोर्ट के सामने, हाँ जी मैं इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा और अपने आने वाले किसी भी शो में ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करूंगा। ऑब्जर्वेशंस ऑन ह्यूमर एंड मोरालिटी, तुषार मेहता क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं कि गुड कॉमेडियंस क्रिटिक द गवर्नमेंट विदाउट क्रॉसिंग डिसेंट बाउंड्रीज। बोले बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं वो एक बाउंड्री हमेशा बना के रखते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते और अच्छी कॉमेडी करते हैं। जस्टिस कांत सर कह रहे हैं कि मोरल स्टैंडर्ड्स वेरी बाय कंट्री फोकसिंग ऑन इंडियन सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो मानना पड़ेगा। फिर तुषार मेहता और अलाहाबादिया के शो पर कहते हैं कि इट कंटेन्स वल्गैरिटी एंड परवर्सिटी अनफिट फॉर पब्लिक व्यूइंग, सजेस्ट ही स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम। वो कह रहे हैं कि अभी इनको कुछ दिन इनके शो को सबको बंद ही रहने दिया जाए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको परमानेंट बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी जिस हिसाब से उन पर ये कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है उसको भी रोका जाए। जस्टिस कांत सर कहते हैं होप्स अलाहाबादिया फील्स सम रिपेंटेंस। वो कहते हैं कि आई बी होप कि शायद ये जो अलाहाबादिया है, रणवीर अलाहाबादिया है, उनको कुछ रिपेंटेंस हो, पश्चाताप हो कि हाँ मैंने गलत किया है। ठीक है, तो ये सब रहा। अब उधर
जो इलाहाबादिया हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट और डाली। किस चीज की? उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि साहब हम जो है फॉरेन वगैरह कहीं जाना चाहते हैं तो हमको परमिशन दे दी जाए। तो इनके अगेंस्ट में तुषार मेहता ने कहा कि देखो इनको अगर जो है फॉरेन जाने दिया तो कहीं ऐसा ना हो परमानेंट भाग जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो गुवाहाटी पुलिस है उन्होंने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था अपने जो है स्टेटमेंट देने के लिए, तो इन्होंने कोई वो बताया नहीं उनको। तो उन्होंने इनके जो एडवोकेट है उन्होंने ये कह दिया कि देखो ऐसा है कि ठीक है उन्होंने बुलाया था गुवाहाटी प्रेजेंट होने के लिए, लेकिन हमारे जो क्लाइंट है इलाहाबादिया उन्होंने गुवाहाटी पुलिस से पूछा था भैया कब आना है, कौन सी डेट को आना है, क्या टाइम आना है, तो गुवाहाटी पुलिस ने कुछ बताया ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहाँ अभी जो है आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो कोर्ट ने कहा है गुवाहाटी पुलिस को कि आप डेट वगैरह टाइम वगैरह उनको दीजिए जिससे कि वो वहां पर अपीयर हो सके। ट्रैवल रिक्वेस्ट वगैरह की बात की कि भाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो चल रही है जब उसमें आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो उसके बाद फिर आपको डिसाइड करेंगे कि आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर जस्टिस कांत सर ने कहा कि पीपल कैन वॉच एनी चैनल बट यूजिंग फिल्दी एक्सप्रेशंस फॉर कमर्शियल गेन इज अनएक्सेप्टेबल है। और कुल मिलाकर बात यह है कि आप कोई भी चैनल देखो, कुछ भी कंटेंट वगैरह कुछ बनाओ, लेकिन ये जो फिल्दी लैंग्वेज है, वल्गारिटी है, इसको सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोर्ट इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर तुषार मेहता से कहते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म नीडेड फॉर पोस्टेरिटी, मींस इसको अगर परमानेंट हमें बंद करना है तो कोई रेगुलर एक बढ़िया रूल्स रेगुलेशंस वो सब बनाने होंगे, तब हम इसको कंट्रोल में कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल आज का। द हिंदू का एडिटोरियल है, बात है इसमें वॉर एंड पीस की। आपको अगर ध्यान नहीं है तो आप ध्यान कर लें, या नहीं आपको नहीं पता है तो आप जान लें कि रिसेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वह जो जेलेंस्की साहब है वो यूएसए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के दौरान पब्लिक मीडिया के सामने, टीवी चैनल्स के कैमरास के सामने कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि दो प्रेसिडेंट आपस में इस तरह से बात करें कि जैसे कि कोई कॉमन पीपल आपस में बहस करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो लड़ ही बैठेंगे। ठीक है, एआई का यूज करके तो कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना दिए ऐसा, जिसमें जो है जेलेंस्की और ट्रंप उन दोनों के बीच मारपीट जैसे वीडियो भी बना दिए एआई वालों ने। ठीक है, तो अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वीडियो ऑन कैमरा पर ऐसी चीजें बाहर आई हो कि दो देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब आपस में डिस्कस करते हो तो हॉट टॉक अगर उनके बीच में कोई होती होंगी तो वो कैसे होती होंगी, उसको वो बाहर ले आए। और इस वीडियो में जो था वो क्लियरली शो हो रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने, या मैं कहूँगा अमेरिका की तरफ से जो डिसेंसी शो की गई वो वर्ल्ड के डिप्लोमेटिक जो वर्ल्ड है उसमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस तरह से बात तो नहीं करनी चाहिए थी। अब आते हैं कि उसमें सब कुछ क्या हुआ और क्या क्या उसके रिपरकशंस होंगे, एक्चुअल में क्या उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। व्हाइट हाउस में ये सब ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन हुआ दोनों में और पब्लिकली उसको टेलीविजन पर शो कर दिया गया। अच्छा, ये जो विजिट थी वो हालांकि थी तो इसलिए कि यूक्रेन को वॉर में अगेंस्ट रसिया सपोर्ट मिल सके और उनकी कोई एक जो मिनरल्स वगैरह हैं जो कि यूक्रेन में पाए जाते हैं उन पर एक मीटिंग हो सके और एक एमओयू या कोई एग्रीमेंट साइन हो सके। लेकिन ये मीटिंग कन्वर्ट हो गई ह्यूमिलिएशन में और डिजास्टर में। किसके लिए? जेलेंस्की के लिए। और वही हम बात करते हैं कि यूक्रेन के लिए। बात वहां से स्टार्ट हुई कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के साथ में बातचीत स्टार्ट हुई तो उन्होंने कुछ कमेंट किया, बोला कि भाई रिसोर्सेज की तो आपने पहले कहा था, हमसे कमिटमेंट किया, अब आप रिसोर्सेज दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से उनकी बात की और वहां से वो चीजें हॉट टॉक में कन्वर्ट हो गई। ट्रंप ने भी यूक्रेन को बोल दिया कि भाई तुम युद्ध जीतोगे तो नहीं, है ना। और जो यूक्रेन है बोला कि जेलेंस्की साहब से बोला कि आप जो है यूएसए का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक दुनिया भर के रिसोर्सेज दिए हैं, पैसा भी दिया है, वेपन्स भी दिए हैं, बहुत कुछ आपको दिया है, लेकिन आप कंट्री का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप ने फिर जेलेंस्की को प्रेशराइज किया। बात यहां से ज्यादा गड़बड़ हो गई।
ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप साहब ने, कि रसिया जो आपको ऑफर कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज हम आपको मिलने वाली सारी हेल्प को रोक देंगे। क्लियर, यहां से मैसेज क्लियर हो गया कि भाई यूएसए जो कल तक यूक्रेन के साथ था, अब वो क्लियरली यूक्रेन पर प्रेशर बना रहा है कि जो रसिया कह रहा है वो तुम मान लो, है ना। तो यहां से स्टार्ट हुआ और फिर ट्रंप साहब ने ये कहा कि भाई तुम युद्ध नहीं जीत पाओगे, ना तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, ना तुम्हारे पास कोई कार्ड है, ना आपके पास में पैसा है, और आप जो है गैम्बलिंग कर रहे हो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, और मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल इसमें मर रहे हैं, तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इसको मान लेना होगा, अदरवाइज हम इस डील से, इस सारे सेटअप से हम बाहर हो जाएंगे, वी आर आउट। मीन्स या तो रसिया ने जो आपके एरियाज पर कब्जा कर लिया वो रसिया को दे दो और यहीं से मान लो। अब यूक्रेन की अपनी एक चिंता और है कि ठीक है, यूक्रेन ने रसिया के साथ में कोई डील फाइनल कर ली, सीज फायर कर लिया, बोल दिया कि ठीक है आपने जो एरिया ले लिए वो अब आपके हो गए, अब यहां से आगे का सिस्टम। इस बात की गारंटी कौन देगा कि फिर से रसिया अटैक नहीं करेगा? अब यूक्रेन मांगता है इस बात की गारंटी, वो पूरे यूरोप से मांगते हैं और ट्रंप से मांगते हैं कि भाई आप इसकी हमें गारंटी दीजिए, तब हम इनके साथ में कोई डील जो है साइन करेंगे। अब हो क्या रखा है कि जो यूक्रेन है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दो तरफ है और दो एलिफेंट है। एक तो है आपका यूएसए और एक तरफ है रसिया। इन दो जो हाथी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और बीच में उनके चक्कर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है यूक्रेन का। एक्चुअल में ये जो लड़ाई है यूएस से और रसिया की है ना। अब इसके बीच में जो यूक्रेन है वो बेचारा पाउंड बन करके रह गया है, उधर रसिया उसको यूज कर रहा है, उधर यूएसए उसको यूज कर रहा है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। यहां से एक चीज और हमें सीखने को मिलती है, जब भी आप किसी से दुश्मनी लें या कोई दुश्मनी कहीं किसी से लेता है तो भैया अपने रिसोर्सेज देख लो। किसी अमेरिका के भरोसे युद्ध मत स्टार्ट कर दो कि ये हमारी सपोर्ट करेगा और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप अपने रिसोर्सेज, अपने सारे सेटअप को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी यूएसए में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक ये हमसे सपोर्ट लेता रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने बोल दिया कि ये सब कुछ नहीं है, आप रसिया जो कह रहा है वो करो, अदरवाइज हम इस डील से बाहर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में यूक्रेन को रसिया के खिलाफ लड़ाने के लिए, उसको भड़काने के लिए अगर कोई कंट्री रिस्पॉन्सिबल था तो वो यूएसए था। क्यों? उसने क्या कह दिया था कि हम आपके साथ में, तुम लड़ो रसिया से, और आज उसको अकेला छोड़ दिया गया है, उस कंट्री को शिफ्ट हो गई इस पॉलिसी में। ठीक है, तो ये बड़ा प्रेशर जो है उन पर डेवलप हो गया है। पोस्ट स्पैट डेवलपमेंट, अब उसके बाद क्या हुआ है, जब इनकी हॉट टॉक हुई है ना, तो तब से क्या हुआ है, तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनवाइट किया था जेलेंस्की को लंदन में, अच्छा वेलकम किया और पूरे यूरोप से कहा कि देखो अब हमको हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार रहना होगा, हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना होगा और डिफरेंट तरीके से उसकी हेल्प करनी होगी अगर रसिया को हम काउंटर करना चाहते हैं तो। हालांकि साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, यूके, कीर स्टारमर, इन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है हम रसिया के अगेंस्ट में यूक्रेन को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर भी यूएसए की स्ट्रॉन्ग जरूरत पड़ेगी, हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस कहने को तो वेलकम किया इन्होंने कि जेलेंस्की आ जाओ हम आपके साथ में हैं, लेकिन फिर बात क्या बोल दी कि हमें यूएसए की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उधर जो ट्रंप हैं उन्होंने स्पीच दे दी, ये बोल दिया कि आप अगर रशिया के साथ पीस चाहते हो उन्हीं कंडीशंस पर तो आप वापस आ सकते हो अमेरिका के पास, हमारे पास, हमसे बात कर सकते हो, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए का रोल एंड रेपुटेशन, जिस यूएसए की अपनी एक रेपुटेशन हुआ करती थी कि किसी कंट्री का साथ देना और वो सब करना, तो इससे उसकी जो रेपुटेशन है, जो रोल है, वो क्लियरली डार्क दिखाई दे रहा है और कोई भी कंट्री यूएसए पर भरोसा तो किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएसए की अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वो हमेशा एक ऐसे कंट्री का रहा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर सारे कंट्रीज की बलि चढ़ा सकता है। कहीं पर भी जो है, जो
न्यूक्लियर बॉम्ब थे जापान पर जो 2 गिराए थे, युद्ध खत्म हो चुका था, फिर भी उसने बॉम्ब वहां पर जो है ड्रॉप किए। तो उस पर, उसकी पॉलिसी पर, उसकी फॉरेन पॉलिसी पर कभी किसी कंट्री को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको भी, हमको भी ऐसे किसी कंट्री पर, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द रूल्स ऑन ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। अब जैसे जो वल्गैरिटी का और उसका कंटेंट की बात थी, तो अगर मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका मीन्स आपका जो है, या फेसबुक वगैरह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट है, तो अभी तक ये होता है कि इसके जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनके बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंटेंट को ब्लॉक करवा देती है उस इंटरमीडियरी को बोलकर। जैसे कि अभी जो इंडिया गॉट टैलेंट वाला शो था, तो गवर्नमेंट ने उस पर पूरा बंद करवा दिया यूट्यूब से बोल करके। तो YouTube क्या है, थर्ड पार्टी है, कंटेंट किसी ने बनाया, अलाहाबादिया या और लोगों ने बनाया। तो यहाँ पर इश्यू ये निकल करके आया है इस पूरे के पूरे जो है आर्टिकल में, वो ये है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंटेंट, ए नाम का कंटेंट, हम उसको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, ऑनलाइन नहीं चलने देंगे। कंटेंट का ओनर है कोई भी, ये कंटेंट पड़ा हुआ है फेसबुक पर, ठीक है, इस पर अगर है, तो अब गवर्नमेंट इस कंटेंट को अगर रिमूव करना चाहती है, तो ये नोटिस फेसबुक को दे, या आपका अकाउंट फेसबुक पर बनाकर आपने कोई वीडियो अपलोड किया है आपको दे, या दोनों को ही नोटिस दे, या दोनों से डिस्कशन करे। अब देखो कोर्ट में बहस क्या हो रही है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अगर गवर्नमेंट इस कंटेंट को अपनी मर्जी से कभी भी हटा देगी, तो भैया आपको लगा कि ये कंटेंट खराब है, बनाने वाले को तो नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लगा, तो गवर्नमेंट कई बार क्या करेगी, आर्बिट्रेरी हो जाएगी। उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी पावर्स का दुरुपयोग करेंगे और आपके कंटेंट को तुरंत हटा देंगे। या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को आपके किसी कंपटीटर ने पैसा दे दिया और आपने उस ऑफिसर को बोल दिया इस कंटेंट को हटवा दो, तो आप तो अपने कंपटीटर के अगेंस्ट में कैसे भी दुश्मनी निकाल सकते हैं। केस यहाँ पर यह आ रहा है कि गवर्नमेंट ये भैया ये काम करे कि जब भी इस कंटेंट को हटाना हो तो वो इसको भी नोटिस दे, इसको भी नोटिस दे, और एटलीस्ट जिसका कंटेंट है उसके साथ में एक फेयर हियरिंग हो, मींस उसके साथ में एक डिस्कशन तो हो, फेस टू फेस, राइट टू हियरिंग। तब पता चले कि भाई उस कंटेंट वाले का क्या एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट का क्या एस्पेक्ट है, तब उस कंटेंट को हटाया जाए। मींस गवर्नमेंट वन साइडेड एक्शन ना ले कि उसको जो कंटेंट खराब लगा उसको तुरंत उठा करके उसको बैन कर दिया या ब्लॉक कर दिया। हाँ, जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो, कोई ऐसा कंटेंट हो, उसे दंगे भड़क सकते हैं, कहीं राइट्स हो सकते हैं, कोई बड़ा कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, सोसाइटी में कोई सिविल वॉर की सिचुएशन बन सकती है, कोई कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, तो ऐसे कंटेंट को जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कभी भी क्या कर ले, उसको चेंज कर ले, उस कंटेंट को हटा सकती है। तो इस पूरे आर्टिकल में ये वाले पॉइंट्स थे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक और हमारे पास में इंपॉर्टेंट न्यूज है, और वो है इंडिया ने कुछ नया लॉन्च किया है, और वो है आपका सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3। ये इंडिया ने लॉन्च किया है। जैसे इंडिया ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, है ना, वैसे ही इंडिया ने C3 नाम से एक अलायंस को लॉन्च किया है। मल्टी नेशन अलायंस बनाया है ये, सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन। इसमें क्या करने की बात कर रही है कि एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ में कोलैबोरेट कराएंगे। सपोज करो हमारी दिल्ली है कि नेशनल कैपिटल, हम लंदन जो है ब्रिटेन के साथ में कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, और हम सीखना चाहते हैं कि यार ब्रिटेन ने लंदन को कैसे इस टॉप लेवल पर पहुंचाया, कैसे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, उसकी बहुत जो वहाँ की रिवर वगैरह थी, वहाँ का जो ट्रैफिक था, उन प्रॉब्लम्स को कैसे लंदन ने सॉल्व किया। तो दिल्ली जो है वो लंदन के साथ में क्या करेगी, टाई अप करेगी, और एक दूसरे से सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके का ये एक अलायंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, लॉन्च कर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। कहाँ लॉन्च हुआ है ये,
न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। फोकस इसका किस चीज पर होगा? फोकस होगा नॉलेज शेयरिंग पर, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप पर, और काम क्या? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जिससे कि वर्ल्ड के जितने बड़े बड़ी सिटीज हैं वो आपस में एक साथ मिलकर के काम करें, और सिटीज जो है जो अनसस्टेनेबल होती जा रही हैं उनको हम सस्टेनेबल में कन्वर्ट कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कुछ अपने जो है बेसिक पॉइंट्स दिए थे, तो वो हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा कि भाई इंडिया की जो जो अप्रोच है वो हमेशा पी अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? पी। पी अप्रोच मींस प्रो, पीपल और प्लानेट। प्लानेट मींस हमारा जो देश है इंडिया है वो हमेशा पीपल के साथ है, प्लानेट के साथ है। ठीक है। दूसरा कहा उन्होंने कि 3R की जो टेक्निक है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। 3R मींस 3 बार R मींस रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। भैया कोई भी ऐसी चीजें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है उनको रिड्यूस करो, अगर फिर और भी हमारे पास में अवेलेबल है तो उनको यूज करो। जैसे आप पॉली बैग लेकर के मार्केट से आते हैं, दोबारा मार्केट फिर से जाए उनको फिर से यूज करो। मार्केट में जो प्लास्टिक या ऐसी कोई भी चीज है जो रिसाइकल हो सकती हो तो उसको रिसाइकल करें, दोबारा से कन्वर्ट करके फिर से यूज में लेकर के आए। तो उससे क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगी प्लास्टिक वगैरह, जो भी अनसस्टेनेबल थिंग्स हैं वो रीयूज होगी और रिसाइकल हो जाएगी। इंडिया की विलिंगनेस को उन्होंने बताया कि हम एक जो है बहुत अच्छी सर्कुलेटरी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हम पूरे वर्ल्ड के साथ में मिलकर के अलायंस बनाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल सिटीज पर काम करेगा। ठीक है। इससे पहले ये काम हो चुका है क्या? रीजनल 3R मीन्स जो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक लॉन्च हुआ था पहले, जिस जो 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 2009 में लॉन्च हुआ था एशिया और पैसिफिक वाले रीजन के लिए। काम क्या था? सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है? सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि कोई भी आपने ए नाम का प्रोडक्ट बनाया तो इसको आप रीयूज करो, फिर इसका जो है पहले रिड्यूस कर लो, इसका प्रोडक्शन, रिसाइकल करो। तो ऐसे करके वही सेम चीज बार बार यूज होनी चाहिए, ना कि एनवायरमेंट पर एक्स्ट्रा कोई लोड आना चाहिए। तो इस जो अप्रोच को लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब पर फोकस किया है। बाकी यहाँ पर एक की वर्ड है जो यूज हुआ है वो है हनोई 3R डिक्लेरेशन। तो ये 2013 से 2023 तक था। इस पर फोकस किया गया था। वॉलंटरी गोल्स थे 33 रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी के लिए। मींस जो रिसोर्सेस किसी भी कंट्री के पास, सोसाइटी के पास में है, उनको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में यूज किया जाए। ठीक है। तो ये तो रहा लॉन्चिंग ऑफ C3। इंडे फिल्म एनोरा ट्रम्प्स एट ऑस्कार। ऑस्कार अवार्ड्स जो है आ चुके हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस मूवी रही वो थी एनोरा, और ये मूवी थी किस पर? एक सेक्स वर्कर की लाइफ पर, जिसकी शादी हो जाती है रसिया के किसी एक बहुत बड़े बिलियनियर के साथ में, और बाद में जो चीजें पता चल जाती हैं इस कहानी में। अब इस स्टोरी को, इस मूवी को मिले हैं 5 कैटेगरी में ऑस्कार अवार्ड मिले हैं, 5 कैटेगरीज में। तो ये पूरे वर्ल्ड में इस समय छा गई है ये मूवी। ठीक है। और क्या क्या थी बाकी? इसमें बहुत सारी स्पीच वगैरह रही। इस बार ना किसी ट्रम्प का नाम लिया, ना कोई ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर इन्होंने कोई बात नहीं की। अन्यथा हमेशा ऐसा होता था कि ग्लोबल जो कंट्रोवर्सीज वगैरह होती थी उन पर बात करते थे। ठीक है। होस्ट कौन था इस बार? तो वो था कैनन ओब्रायन। इस बार की जो एकेडमी अवार्ड्स थे, ऑस्कार अवार्ड्स थे, उसका जो पर्सन था जो स्पीच देते हैं उसको पूरे को होस्ट करते हैं, तो वो होस्ट करने वाले कौन थे? कैनन ओब्रायन। ठीक है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है कि ब्राजील को फर्स्ट टाइम किसी फिल्म के लिए ऑस्कार अवार्ड मिला है, और ब्राजील की ये फिल्म थी आई एम स्टिल हियर। इंटरनेशनल कैटेगरी की फिल्म थी ये। ठीक है। और बाकी एंड्रिन ब्रूडी है, इनको सेकंड टाइम ऑस्कार मिल गया है। ठीक है। इन्होंने एक मूवी में अच्छा रोल प्ले किया था। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपके सामने इमेज है, यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये अवार्ड का नंबर क्या था? वो था 97।
तो अभी जो 2025 में लास्ट संडे को जो मिले हैं वो अवार्ड का नंबर ध्यान रख लेना, ये 97th अवार्ड था। मूवी का नाम था एनोरा, ठीक है। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, उन सब के लिए इन्हीं को अवार्ड मिला है। ये बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह हैं, आप इसमें देखो जब भी ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मिलते हैं, लेकिन मूवी से वहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस होती है या उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिलता है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिल गया है किसको? एनोरा को, ठीक है। इसलिए ये मूवी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। बाकी आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि किसी एक मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये है मिस्टर, है ना, इनका नाम है एड्रियन ब्रोडी और मूवी का नाम था द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड, बेस्ट मूवी का, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, ये 2-3 कैटेगरी होती है जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ब्लॉग पर आपको ये सारा कुछ मिल ही जाता है। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड we will meet again with another topic, another content. So आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Take care. Bye bye.